पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय बंगाल एक समृद्ध प्रदेश था। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बंगाल को पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया था, किंतु दिल्ली सल्तनत अधिक समय तक बंगाल को अपने अधीन नहीं रख सकी और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही बंगाल में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल पर अधिकार किया, किंतु इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन के समय में बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया। नासिरुद्दीन के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान हुआ। उसने बंगाल के सुल्तान तुगरिल खां को मारकर अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बनाया तथा एक बार फिर से उसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। किंतु ईस्वी 1282 में बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खां ने बंगाल में एक अलग राज्य की स्थापना की जो दिल्ली से लगभग स्वतंत्र होकर शासन करता रहा। खिलजियों के समय में भी बंगाल स्वतंत्र राज्य बना रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल पर कोई चढ़ाई नहीं की। गयासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल में शमसुद्दीन के 3 पुत्रों शिहाबुद्दीन, गयासुद्दीन बहादुर तथा नासिरुद्दीन में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इस झगड़े में मंझले पुत्र गयासुद्दीन बहादुर को सफलता प्राप्त हुई। उसने अपने भाइयों शिहाबुद्दीन तथा नासिरुद्दीन को लखनौती से मार भगाया और स्वयं बंगाल का सुल्तान बन गया। शिहाबुद्दीन तथा नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। गयासुद्दीन तुगलक ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन बहादुर ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का सामना किया, परंतु परास्त हो गया और कैद कर लिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन बहादुर के बड़े भाई नासिरुद्दीन को लखनौती का शासक बना दिया। इस प्रकार बंगाल पर पुनः दिल्ली सल्तनत का अधिकार स्थापित हो गया। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय पूर्वी बंगाल में बहराम खां शासन कर रहा था। उसकी अंगरक्षक फखरुद्दीन ने ईस्वी 1387 में बहराम खां की हत्या कर दी और स्वयं पूर्वी बंगाल का शासक बन गया। दिल्ली सल्तनत की दुर्दशा को देखकर फखरुद्दीन ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपने नाम की मुद्राएं चलाने लगा। दिल्ली के सुल्तान की असमर्थता के कारण बंगाल स्वतंत्र हो गया। ईस्वी 1345 में हाजी इलियास शमसुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का नया शासक बना। उसके काल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को पुनः दिल्ली के अधीन करने का प्रयास किया, किंतु वह बंगाल को जीतने के बाद मुस्लिम स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनकर बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किए बिना ही दिल्ली लौट गया। ईस्वी 1357 में इलियास की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर शाह बंगाल का सुल्तान बना। सिकंदर शाह के समय में भी फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी फिरोज को निराश होकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सिकंदर शाह ने अपनी नई राजधानी पंडुआ में अनेक भव्य भवनों का निर्माण करवाया। सिकंदर शाह के बाद गयासुद्दीन आजम बंगाल का सुल्तान बना। तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय यही गियासुद्दीन आजम बंगाल का सुल्तान था। ईस्वी 1410 में उसकी मृत्यु के बाद सैफुद्दीन इमजा शाह बंगाल का सुल्तान बना। वह एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ। 15वीं शताब्दी के आरंभ में एक हिंदू राजा गणेश ने बंगाल के तख्त पर अधिकार कर लिया। गणेश के पुत्र जादू ने इस्लाम स्वीकार करके जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। उसने ईस्वी 1431 तक बंगाल पर शासन किया।
जादू के बाद 3-4 निर्बल शासकों ने बंगाल पर शासन किया। जादू के निर्बल वंशजों के बाद नासिरुद्दीन नामक एक तेज तर्रार योद्धा बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान बना, जिसने 17 वर्षों तक कठोरता से बंगाल पर अधिकार रखा। ईस्वी 1460 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बारबक शाह बंगाल का शासक हुआ। बारबक शाह के बाद शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने ईस्वी 1481 तक बंगाल पर शासन किया। उसके उत्तराधिकारी सिकंदर द्वितीय को पदच्युत करके जलालुद्दीन फतेह शाह बंगाल का नया सुल्तान बना, परंतु ईस्वी 1486 में उसके हबशी गुलामों के नेता बारबक शाह ने उसे मौत के घाट उतारकर बंगाल के तख्त पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार ईस्वी 1490 में एक अन्य हबशी सिद्दी बद्र ने सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को मौत के घाट उतारकर बंगाल के तख्त पर अधिकार कर लिया। ईस्वी 1493 में अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का सुल्तान बना। उसके वंशजों ने लगभग 50 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। ईस्वी 1494 में अलाउद्दीन ने जौनपुर के भगोड़े शासक हुसैन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इस कारण उसका दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से संघर्ष हो गया, परंतु अंत में दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई, जिसके अनुसार बिहार की पूर्वी सीमा को दिल्ली सल्तनत तथा बंगाल सल्तनत के बीच की सीमा निश्चित कर दिया गया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उड़ीसा तक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने मगध तथा कूच बिहार में स्थित कामतपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। ईस्वी 1518 में बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र नासिरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से तख्त पर बैठा। उसने तिरहुत राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। नुसरत शाह को बंगला साहित्य और भवन निर्माण में गहरी रुचि थी। उसने बड़ी सोना मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया। बाबरनामा के अनुसार बंगाल का यह मुसलमानी राज्य तत्कालीन हिंदुस्तान में बड़ा शक्तिशाली और सम्मानित गिना जाता था। इतिहासकार वीए स्मिथ ने लिखा है, नुसरत शाह का नाम अब भी समस्त बंगाल में सुपरिचित है। उसके 24 वर्ष के शासनकाल में कोई विद्रोह अथवा उपद्रव नहीं हुआ। नुसरत शाह का शासन शांतिपूर्ण तथा सुखमय रहा। प्रजा उससे प्रेम करती थी तथा पड़ोसी उसका सम्मान करते थे। बाबर के आक्रमण के समय यही नुसरत शाह बंगाल का सुल्तान था। इस प्रकार ईस्वी 1205 में इख्तियारुद्दीन के बंगाल पर अधिकार करने से लेकर ईस्वी 1526 में बाबर के दिल्ली का शासक बनने तक 321 साल की अवधि में बंगाली सुल्तानों की छत्र छाया में बंगाल में इस्लाम का जोरों से प्रचार हुआ तथा बंगाल में लाखों व्यक्तियों को हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाना पड़ा। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि जहां दिल्ली सल्तनत में तुर्की और फारसी भाषाओं का बोलबाला था, वहीं बंगाल में स्थानीय बंगला भाषा को प्रोत्साहन मिला। यही कारण था कि बंगाल का साहित्य बंगला भाषा में लिखा गया। बंगाल की स्त्रियों ने भी परंपरा से चली आ रही हिंदू स्त्रियों की वेशभूषा को अपनाया। यही कारण है कि आज भी बंगाल की मुस्लिम स्त्रियां हिंदू स्त्रियों की तरह साड़ी पहनती हैं। अगली कड़ी में देखिए, दिल्ली सल्तनत से मुक्त होने पर गुजरात में मुस्लिम जनसंख्या का प्रसार हुआ। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।